हेलो एवरीवन, मैं आप सभी का आपके अपने चैनल में स्वागत करती हूं। आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज की वीडियो में हम लोग शिक्षण कला को देखने वाले हैं और शिक्षण कला के अंतर्गत हम लोग कुछ आज टॉपिक को पढ़ेंगे और टॉपिक के बाद हम लोग उससे रिलेटेड कुछ एमसीक्यू को भी देखेंगे। माइक्रो टीचिंग के जनक D.W. एलन है। 1961 ईस्वी में स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में पहली बार माइक्रो टीचिंग का प्रयोग किया गया। USA अमेरिका में माइक्रो टीचिंग का पहली बार प्रयोग किया गया स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में। भारत में पासी और शाह के द्वारा प्रयोग किया गया माइक्रो टीचिंग का। एलन के अनुसार सूक्ष्म शिक्षण से तात्पर्य शिक्षण क्रिया के उस सरलीकृत लघु रूप से है जिसे थोड़े विद्यार्थियों वाली कक्षा के सामने अल्प समय में संपन्न किया जाता है। शिक्षार्थियों को सीखने और नए कौशल का विकास करने का मौका दिया जाता है। माइक्रो टीचिंग में माइक्रो टीचिंग का प्रयोग छात्र अध्यापकों को प्रशिक्षण देने के लिए किया जाता है। तो माइक्रो टीचिंग का जो प्रयोग है वह जो छात्र ट्रेनिंग करते हैं उसके दौरान जो है प्रशिक्षण देने के लिए किया जाता है, जिससे जो है छात्र भावी शिक्षक अच्छा बन सके। माइक्रो टीचिंग प्रशिक्षणार्थी केंद्रित है। माइक्रो टीचिंग में जो है पीयर ग्रुप के साथ छात्र जो है शिक्षण करते हैं। इसमें 5 से 10 मिनट का पीरियड होता है और इसमें जो है 5 या फिर 10 छात्र होते हैं। इसमें छात्रों की संख्या कम होती है और पीरियड का समय भी कम होता है। कम समय का यह होता है माइक्रो टीचिंग। 5 से 10 मिनट का माइक्रो टीचिंग होता है। अब हम लोग माइक्रो टीचिंग के स्टेप्स को देखेंगे, सोपान प्रक्रिया को देखेंगे। स्टेप्स ऑफ माइक्रो टीचिंग। पहले इसमें योजना बनाया जाता है यानी प्लान बनाया जाता है। उसके बाद शिक्षण किया जाता है, टीचिंग किया जाता है। उसके बाद प्रतिपुष्टि फीडबैक दिया जाता है। उसके बाद फिर से पुनः योजना बनाया जाता है। यदि कुछ गड़बड़ी है तो उसको फिर से बनाया जाता है। फिर पुनः शिक्षण किया जाता है और फिर फीडबैक फिर से दिया जाता है। इस प्रकार एक चक्र में लगभग 36 मिनट लग सकते हैं। योजना तो 6 मिनट, फिर शिक्षण तो 6 मिनट, सब में 6 मिनट होगा, 6 मिनट का होगा। समान उद्देश्य आ जाएगा। योजना में जो है प्लान में समान उद्देश्य के अंतर्गत जो है जैसे आप किस सब्जेक्ट के टीचर हैं या फिर किस सब्जेक्ट को पढ़ाना चाहते हैं, किस सब्जेक्ट के छात्र हैं। तो जैसे आप वाणिज्य के छात्र हैं या कॉमर्स के तो यहाँ पे कॉमर्स लिखा जाएगा। समान उद्देश्य में वाणिज्य लिखा जाएगा, वाणिज्य। और विशिष्ट उद्देश्य में कि आप वाणिज्य के अंतर्गत किस टॉपिक को पढ़ाना चाहते हैं तो यहाँ पे विशिष्ट उद्देश्य में लिखा जाएगा। योजना में जैसे प्रश्न पूछना है, श्यामपट्ट का जो है छात्र कैसे प्रयोग करते हैं, फिर व्याख्या करना इत्यादि के बारे में पहले सिखाया जाता है छात्रों को। फिर शिक्षण में जो छात्र है अपने पीयर ग्रुप के साथ ही जो है शिक्षण करेंगे और वहाँ पे जो उनके पीयर ग्रुप में 5 या 10 रहते हैं छात्र तो वो ऑब्जर्व करेंगे, वही लोग ऑब्जर्व करेंगे। उसके बाद फिर फीडबैक वही लोग देंगे, जो ऑब्जर्वर रहेंगे वही फीडबैक देते हैं। फिर यदि कुछ गड़बड़ी है तो फिर से योजना बनाया जाएगा, फिर शिक्षण किया जाएगा और फिर फीडबैक फिर से दिया जाता है। अब हम लोग माइक्रो टीचिंग के सिद्धांत को देखेंगे। अभ्यास का सिद्धांत, छात्राध्यापक जो है अभ्यास करेंगे। यदि एक बार करते हैं और गलती हो जाती है तो फिर से करेंगे, दोबारा करेंगे और फिर रीइंफोर्समेंट दिया जाता है, पुनर्बलन का सिद्धांत। फिर सूक्ष्म निरीक्षण का सिद्धांत, ऑब्जर्वेशन किया जाता है, फिर निरंतरता का सिद्धांत। इस टॉपिक को हम लोग एक बार रिपीट भी कर लेते हैं फिर से। माइक्रो टीचिंग जो है छात्राध्यापक को एक योग्य शिक्षक बनाता है। छात्राध्यापक को जो है एक योग्य शिक्षक बनने में मदद करता है माइक्रो टीचिंग। सूक्ष्म शिक्षण के जनक D.W. एलन है। 1961 ईस्वी में स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में पहली बार USA अमेरिका में इसका प्रयोग किया गया। भारत में पासी और शाह के द्वारा प्रयोग किया गया। एलन के अनुसार सूक्ष्म शिक्षण से तात्पर्य शिक्षण प्रक्रिया के उस सरलीकृत लघु रूप से है जिसे थोड़े विद्यार्थियों वाली कक्षा के सामने अल्प समय में संपन्न किया जाता है। तो इसका समय जो है 5 से 10 मिनट और इसमें कम छात्र रहते हैं, 5 से 10 छात्र ही रहते हैं। शिक्षार्थियों को सीखने और नए कौशल का विकास करने का मौका दिया जाता है। तो इसमें जो है एक टाइम में एक ही कौशल का विकास किया जाता है। सूक्ष्म शिक्षण का प्रयोग छात्र अध्यापकों को प्रशिक्षण देने के लिए किया जाता है। जैसे आप B.Ed या फिर D.LED करते हैं तो उस समय छात्र अध्यापकों को प्रशिक्षण देने के लिए माइक्रो टीचिंग का जो है प्रयोग किया जाता है।
यह प्रशिक्षणार्थी केंद्रित है। पीयर ग्रुप के साथ इसमें शिक्षण किया जाता है माइक्रो टीचिंग में। इसमें 5-10 मिनट का यह जो है पीरियड होता है। इसका समय जो है 5-10 मिनट का माइक्रो टीचिंग का होता है और इसमें 5 या फिर 10 छात्र होते हैं। स्टेप्स ऑफ माइक्रो टीचिंग को देखेंगे तो इसमें पहले योजना बनाते हैं, उसके बाद शिक्षण किया जाता है, फिर प्रतिपुष्टि दिया जाता है, उसके बाद फिर पुनः योजना बनाया जाता है। यदि कुछ गलत हुआ या फिर कुछ गड़बड़ी है तो फिर से योजना बनाएंगे छात्र जो है, फिर पुनः शिक्षण किया जाएगा, फिर प्रतिपुष्टि जो है फिर से दिया जाएगा, फीडबैक फिर से दिया जाएगा। इस प्रकार देखा जाए तो एक चक्र में लगभग 36 मिनट लग सकते हैं। सूक्ष्म शिक्षण के सिद्धांत को देखेंगे तो अभ्यास के सिद्धांत, पुनर्बलन का सिद्धांत, सूक्ष्म निरीक्षण का सिद्धांत और निरंतरता का सिद्धांत। इससे बहुत तरह के क्वेश्चन भी बन सकते हैं माइक्रो टीचिंग में आप लोगों के एग्जाम में। तो चलिए अब हम लोग कुछ क्वेश्चन को देख लेते हैं जो कि माइक्रो टीचिंग से रिलेटेड है। इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है सूक्ष्म शिक्षण के जनक डैश है, यानी माइक्रो टीचिंग के जो जनक है या फिर प्रतिपादक बोले तो कौन है। ए में है एलन, बी में है स्किनर और फिर सी में है पब्लो और डी में है मॉरिसन। बताना है कौन सा ऑप्शन राइट होगा। तो इसका ये ऑप्शन राइट होगा एलन। माइक्रो टीचिंग के जनक या फिर प्रतिपादक बोले तो DW एलन है, ये ऑप्शन राइट होगा। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है माइक्रो टीचिंग का प्रथम सोपान डैश है। सूक्ष्म शिक्षण का प्रथम जो सोपान है वह क्या है, कौन सा है प्रथम सोपान। ए में है शिक्षण, बी में है प्रतिपुष्टि, सी में है योजना और डी में है शिक्षण उद्देश्य। बताना है कौन सा ऑप्शन राइट होगा। प्रथम सोपान, फर्स्ट सोपान पूछा जा रहा है तो इसका सी ऑप्शन राइट होगा। योजना, प्लान जो है माइक्रो टीचिंग का प्रथम सोपान है। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है सूक्ष्म शिक्षण का अंतिम सोपान डैश है, यानी माइक्रो टीचिंग का अंतिम जो सोपान है वह कौन सा है। ए में है शिक्षण, बी में है प्रतिपुष्टि, सी में है योजना और डी में है शिक्षण उद्देश्य। बताना है कौन सा ऑप्शन राइट होगा। इसमें अंतिम सोपान कहाँ पूछा जा रहा है, लास्ट स्टेप्स पूछा जा रहा है तो बी ऑप्शन राइट होगा, प्रतिपुष्टि होगा माइक्रो टीचिंग का अंतिम सोपान। फर्स्ट में है योजना, फिर सेकेंड में आता है शिक्षण टीचिंग और थर्ड में आएगा प्रतिपुष्टि, तो इसका बी ऑप्शन राइट होगा। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है सूक्ष्म शिक्षण केंद्रित डैश पर है। माइक्रो टीचिंग जो है वह किस पर केंद्रित है। ए में है छात्राध्यापक पर, बी में है शिक्षक पर और सी में है प्रधानाध्यापक पर और डी में है इनमें सभी। बताना है कौन सा ऑप्शन राइट होगा। माइक्रो टीचिंग जो है किस पे केंद्रित है, तो इसका ए ऑप्शन राइट होगा। छात्राध्यापक पर जो है माइक्रो टीचिंग केंद्रित है, क्योंकि यह जो है छात्राध्यापक ही माइक्रो टीचिंग को करते हैं ट्रेनिंग के दौरान, तो इसलिए छात्राध्यापक राइट होगा। इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है माइक्रो टीचिंग का प्रयोग क्यों किया जाता है। सूक्ष्म शिक्षण का प्रयोग जो है क्यों किया जाता है, किस लिए किया जाता है। ए में है प्रशिक्षण के लिए, बी में है व्यवस्था के लिए और सी में है योजना के लिए। बताना है कौन सा ऑप्शन राइट होगा। तो इसका ए ऑप्शन राइट होगा, प्रशिक्षण के लिए, ट्रेनिंग के लिए जो है माइक्रो टीचिंग का प्रयोग किया जाता है। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है सूक्ष्म शिक्षण किसके साथ किया जाता है। माइक्रो टीचिंग जो है वह किसके साथ किया जाएगा। ए में है शिक्षक के साथ, बी में है साथी समूह के साथ, सी में है छात्र के साथ और डी में है परिवार के साथ। बताना है कौन सा ऑप्शन राइट होगा। तो इसका बी ऑप्शन राइट होगा, साथी समूह के साथ जो है माइक्रो टीचिंग किया जाता है। छात्राध्यापक जो होते हैं अपने साथी समूह के साथ माइक्रो टीचिंग करते हैं। लोग पाठ्य योजना को देखेंगे, लेसन प्लान को। जर्मन मनोवैज्ञानिक जेम्स फ्रेडरिक हर्बर्ट ने 1838 में पाठ्य योजना के बारे में सर्वप्रथम बताया। तो जर्मन मनोवैज्ञानिक थे, दार्शनिक भी थे और शिक्षा शास्त्री भी थे फ्रेडरिक हर्बर्ट। उन्होंने 1838 में पाठ्य योजना के बारे में सर्वप्रथम जो है बताया था। हर्बर्ट ने 4 पदों का प्रतिपादन किया, तो हर्बर्ट के द्वारा जो है 4 पदों का प्रतिपादन किया गया था। उन्होंने 4 पद के बारे में ही बताया। फर्स्ट में है अस्पष्टता, फिर सेकेंड में है संबंध, थर्ड में है व्यवस्था और फोर्थ में है विधि। तो जेम्स फ्रेडरिक हर्बर्ट जो थे उन्होंने 4 पदों के बारे में पाठ्य योजना के बारे में बताया था। हर्बर्ट के शिष्य जीलर ने अस्पष्टता नामक पद को 2 भागों में विभाजित किया। तो हर्बर्ट के शिष्य जीलर थे, उन्होंने अस्पष्टता नामक पद को जो है 2 भागों में विभाजित किया।
तो जीलर जो थे स्पष्टता नामक पद को दो भागों में विभाजित किए। एक था प्रस्तावना और सेकेंड जो है वह प्रस्तुतिकरण। दो भागों में डिवाइड किए, प्रस्तुतिकरण। तो हर्बर्ट के शिष्य जीलर ने स्पष्टता नामक पद को दो भागों में विभाजित किया। फर्स्ट में आया तो प्रस्तावना, सेकेंड में प्रस्तुतिकरण, थर्ड में संबंध और फोर्थ में व्यवस्था और 5 में विधि आया। हर्बर्ट के एक अन्य शिष्य राइन ने दो पदों के बीच में एक उपपद जोड़ दिया। तो हर्बर्ट के ही शिष्य एक राइन थे, उन्होंने दो पदों के बीच में एक पद नया जो है जोड़ दिया। प्रस्तावना और प्रस्तुतिकरण के बीच में उद्देश्य कथन को जोड़ दिए राइन। तो इसमें आया फर्स्ट में प्रस्तावना और इसको ए और बी करके दे दिया गया और बी में उद्देश्य कथन आ गया, क्योंकि राइन ने दो पदों के बीच में एक उपपद को जोड़ दिया तो उद्देश्य कथन को उन्होंने जोड़ा, इस पद को राइन ने जोड़ा। उसके बाद सेकेंड में प्रस्तुतिकरण आया, थर्ड में संबंध और फोर्थ में व्यवस्था और 5 में विधि आया। तो जेम्स फ्रेडरिक हर्बर्ट के 3 शिष्य थे, राइन, जीलर और हर्बर्ट स्पेंसर थे। तो दैनिक पाठ्य योजना के जनक हर्बर्ट स्पेंसर है। तो दैनिक पाठ्य योजना के जनक जो है हर्बर्ट स्पेंसर को माना गया है। हर्बर्ट की पाठ्य योजना को पंचपदी प्रणाली के नाम से जाना जाता है। इस तरह से हर्बर्ट पाठ्य योजना को पंचपदी प्रणाली के नाम से जाना गया। पाठ्य योजना में जो है फ्रेडरिक हर्बर्ट के द्वारा जो दिया गया था पाठ्य योजना, उसमें संशोधन किया गया उनके शिष्यों के द्वारा। तो लास्ट में हर्बर्ट स्पेंसर जो थे उनके शिष्य, उन्होंने पंचपदी प्रणाली बनाया। इसे ही पंचपदी प्रणाली के नाम से जाना गया। योजना ए में आया, सेकेंड में आया प्रस्तुतिकरण, थर्ड में आया तुलना और फोर्थ में आया सामान्यीकरण और 5 में आया प्रयोग। तो जेम्स फ्रेडरिक हर्बर्ट के शिष्य थे हर्बर्ट स्पेंसर, उन्होंने नामों में भी संशोधन किया, जैसे प्रस्तावना, फिर प्रस्तुतिकरण सेम रह गया, फिर संबंध को तुलना में बदल दिया गया, उसके बाद व्यवस्था को सामान्यीकरण में बदल दिया गया और विधि, तो यहाँ पे प्रयोग का प्रयोग जो है किया गया, विधि के लिए प्रयोग शब्द का प्रयोग किया गया। तो लेसन प्लान का मुख्य जो पद है वह है प्रस्तुतिकरण। सबसे मेन पॉइंट को देखेंगे तो वह है प्रस्तुतिकरण। पाठ्य योजना गेस्टाल्टवादी विचारधारा पर आधारित है। भारत में 1960 तक पाठ्य योजना जो है हर्बर्ट के पाठ्य योजना पर आधारित था। 1961 के बाद एनसीईआरटी के आधार पर पाठ्य योजना तैयार किया गया भारत में। एनसीईआरटी के अनुसार पाठ्य योजना के 3 पक्ष हैं। फर्स्ट में है अदा, सेकेंड में है प्रक्रिया और थर्ड में है पर्दा। तो अदा के अंतर्गत यानी अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन के अंतर्गत जो है सो आ जाएगा ज्ञान उद्देश्य, बोध उद्देश्य, प्रयोगात्मक, सृजनात्मक। तो इसके अंतर्गत जो है ज्ञान उद्देश्य, बोध उद्देश्य, फिर प्रयोग उद्देश्य और उसके बाद सृजन उद्देश्य आ जाएगा, सृजनात्मक। और सेकेंड में प्रक्रिया के अंतर्गत जो है छात्र और शिक्षक दोनों की क्रियाएं सम्मिलित होगी। तो छात्र क्रिया और शिक्षक क्रिया। तो शिक्षक क्रिया के अंतर्गत व्याख्यान, शिक्षक जो है व्याख्यान करेगा, उसके बाद चार्ट दिखाएगा, प्रदर्शन करेगा, उसके बाद फिर स्पष्टीकरण देगा। अच्छा, शिक्षक जो है सो शिक्षक क्रिया के अंतर्गत व्याख्यान, चार्ट, प्रदर्शन और फिर स्पष्टीकरण आ गया। फिर छात्र क्रिया के अंतर्गत देखेंगे तो छात्र क्रिया के अंतर्गत तो इसमें सुनना, निरीक्षण करना, लिखना, ये सब आ गया छात्र क्रिया के अंतर्गत। फिर पर्दा के अंतर्गत देखेंगे तो वास्तविक व्यवहार परिवर्तन, इसके अंतर्गत जो है पुनरावृत्ति, प्रश्न, फिर परिभाषा देना, कथन देना, व्याख्या करना इत्यादि इसके अंतर्गत आ गया पर्दा के अंतर्गत। परंतु सामाजिक विज्ञान में जो है हर्बर्ट की पाठ्य योजना का ही प्रयोग होता है भारत में अभी भी। अब हम लोग देखेंगे पाठ्य योजना की रूपरेखा को।
पाठ्य योजना की क्रम संख्या, तिथि, कक्षा, विषय, घंटा, समय, प्रकरण, छात्रों की औसत आयु, छात्राध्यापक का नाम, समान उद्देश्य, विशिष्ट उद्देश्य, सहायक सामग्री और पूर्व ज्ञान और प्रस्तावना। फिर उद्देश्य कथन, प्रस्तुतिकरण, पुनरावृत्ति, श्यामपट्ट सारांश और लास्ट में जो है गृह कार्य आ गया। हम लोग लेसन प्लान को एक बार फिर से रिवीजन करके देख लेते हैं। पाठ्य योजना, लेसन प्लान। जर्मन मनोवैज्ञानिक जेम्स फ्रेडरिक हर्बर्ट ने 1838 में पाठ्य योजना के बारे में सर्वप्रथम बताया। इनके 3 शिष्य थे, जिलर, राइन और हर्बर्ट स्पेंसर। हर्बर्ट ने 4 पदों का प्रतिपादन किया लेसन प्लान के लिए। इनमें थे स्पष्टता, संबंध, व्यवस्था, विधि। हर्बर्ट के शिष्य जिलर ने स्पष्टता नामक पद को 2 भागों में विभाजित किया। फर्स्ट में प्रस्तावना, सेकेंड में प्रस्तुतिकरण, थर्ड में आया संबंध और फोर्थ में आया व्यवस्था और 5 में आ गया विधि। हर्बर्ट की एक अंश शिष्य राइन ने 2 पदों के बीच में एक उपपद को जोड़ दिया। प्रस्तावना और प्रस्तुतिकरण के बीच में एक उपपद को जो है राइन ने जोड़ दिया, तो इसमें ए और बी करके दे दिया गया। ए फर्स्ट में प्रस्तावना, तो यहाँ पे ए प्रस्तावना और बी में उद्देश्य कथन, सेकेंड में प्रस्तुतिकरण, थर्ड में संबंध और फोर्थ में व्यवस्था और 5 में विधि। दैनिक पाठ्य योजना के जनक जो है हर्बर्ट स्पेंसर को माना गया है। हर्बर्ट की पाठ्य योजना को पंचपदी प्रणाली के नाम से भी जाना जाता है। इस तरह से हर्बर्ट पाठ्य योजना को पंचपदी प्रणाली के नाम से जाना गया। ए में आया, फर्स्ट में योजना आया, सेकेंड में आया प्रस्तुतिकरण, थर्ड में तुलना, फोर्थ में सामान्यीकरण और 5 में प्रयोग। तो जेम्स फ्रेडरिक हर्बर्ट के लेसन प्लान को जो है समय समय पर संशोधन किया गया। तो पाठ्य योजना का मुख्य पद प्रस्तुतिकरण को माना गया। पाठ्य योजना गेस्टाल्टवादी विचारधारा पर आधारित है। भारत में 1960 तक पाठ्य योजना हर्बर्ट के पाठ्य योजना पर आधारित था, परंतु 1960 के बाद एनसीईआरटी के आधार पर पाठ्य योजना तैयार किया गया। भारत में एनसीईआरटी के अनुसार पाठ्य योजना के 3 पक्ष हैं। फर्स्ट में है आधा इनपुट, अपेक्षित व्यवहार में परिवर्तन। फिर सेकेंड में है प्रक्रिया, छात्र और शिक्षक क्रिया। छात्र क्रिया में आ जाएगा जैसे प्रक्रिया, प्रोसेस, छात्र और इसमें शिक्षक दोनों क्रिया सम्मिलित है। शिक्षक क्रिया के अंतर्गत व्याख्यान, स्पष्टीकरण, प्रदर्शन इत्यादि आ जाएगा। और छात्र क्रिया के अंतर्गत लिखना, सुनना इत्यादि आ जाएगा। और थर्ड में पर्दा, इसके अंतर्गत वास्तविक व्यवहार परिवर्तन आ जाएगा। परंतु भारत में जो है सामाजिक विज्ञान में हर्बर्ट की पाठ्य योजना का ही प्रयोग किया जाता है वर्तमान में भी। अब हम लोग देखेंगे पाठ्य योजना की रूपरेखा को। पाठ्य योजना की क्रम संख्या को लिखा जाता है पहले, उसके बाद तिथि को लिखा जाता है, उसके बाद कक्षा को, विषय, घंटा, संस्था, समय, प्रकरण, छात्रों की औसत आयु, छात्राध्यापक का नाम, समान उद्देश्य, विशिष्ट उद्देश्य, सहायक सामग्री, पूर्व ज्ञान, प्रस्तावना, उद्देश्य कथन, प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण के बाद पुनरावृत्ति, उसके बाद श्यामपट्ट सारांश और लास्ट में आया गृह कार्य। अब हम लोग लेसन प्लान से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो हम लोग इस क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है पाठ्य योजना के जनक कौन है। ए में है मॉरिसन, बी में है जिलर और सी में है हर्बर्ट स्पेंसर और डी में है राइन। बताना है कौन सा ऑप्शन राइट होगा। तो इसका सी ऑप्शन राइट होगा, हर्बर्ट स्पेंसर। आप लोगों को इस क्वेश्चन में थोड़ा सा कंफ्यूज है होगा, क्योंकि जेम्स फ्रेडरिक हर्बर्ट जो थे उन्होंने लेसन प्लान के पहले 4 पदों के बारे में बताया था, परंतु इसमें आंसर जो होगा वो हर्बर्ट स्पेंसर होगा। जैसे आप लोग समझ लीजिए, जैसे कि पहली बार जॉन ड्यूवी ने प्रोजेक्ट मेथड के बारे में बताया था, परंतु उसके जनक या प्रतिपादक तो किलपैट्रिक को माना गया है, विलियम किलपैट्रिक को माना गया है। उसी तरह से लेसन प्लान में भी है। जिस तरह से प्रोजेक्ट मेथड में पहली बार प्रोजेक्ट के बारे में जॉन ड्यूवी ने बताया था, परंतु उसके प्रतिपादक जो है किलपैट्रिक को माना गया है, उसी तरह से लेसन प्लान में भी है। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है पाठ्य योजना का प्रथम पद डैश है। पाठ्य योजना का प्रथम पद कौन सा होगा। ए में है प्रस्तुतिकरण, बी में है तुलना, सी में है प्रयोग और डी में है प्रस्तावना। बताना है कौन सा ऑप्शन राइट होगा। पाठ्य योजना का प्रथम पद
कौन सा है? तो इसका डी ऑप्शन राइट होगा। प्रस्तावना, योजना, प्लान जो है सो पाठ्य योजना का प्रथम पद है। इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है पाठ्य योजना का अंतिम पद डैश है। पाठ्य योजना का अंतिम पद जो है कौन सा है? ए में है प्रस्तुतिकरण, बी में है तुलना, सी में है प्रयोग और डी में है प्रस्तावना या योजना। बताना है कौन सा ऑप्शन राइट होगा। तो इसका सी ऑप्शन राइट होगा, प्रयोग। पाठ्य योजना का अंतिम पद प्रयोग है। इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है पाठ्य योजना में प्रस्तुतिकरण पद को किसने जोड़ा? पाठ्य योजना जो है उसमें प्रस्तुतिकरण को जोड़ा गया, वो किसके द्वारा जोड़ा गया? ए में है हॉर्वर्ड के द्वारा, बी में है राइट के द्वारा, सी में है जिलर के द्वारा और डी में है मॉरिसन के द्वारा। तो इसका सी ऑप्शन राइट होगा, जिलर के द्वारा पाठ्य योजना में प्रस्तुतिकरण को जो है जोड़ा गया था। इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है पाठ्य योजना का पंचपदी प्रणाली का नाम किनके नाम पर है? पाठ्य योजना जो है उसका पंचपदी प्रणाली नाम किनके नाम पर पड़ा? ये ऑप्शन में जेम्स फ्रेडरिक हॉर्वर्ड के नाम पर, बी में है राइन के नाम पर, सी में है जिलर के नाम पर और डी में है हॉर्वर्ड स्पेंसर के नाम पर। कौन सा ऑप्शन राइट होगा? तो इसका ए ऑप्शन राइट होगा, क्योंकि पंचपदी प्रणाली जो है जेम्स फ्रेडरिक हॉर्वर्ड के नाम पर पड़ा, क्योंकि इन्होंने पहले 4 पद के बारे में बताया था, लेसन प्लान के 4 पदों के बारे में बताया था। फिर उनके शिष्यों के द्वारा उनमें जो है संशोधन किया गया और उसमें 5 पद जोड़ा गया। तो इस तरह से देखेंगे तो पंचपदी प्रणाली जेम्स फ्रेडरिक हॉर्वर्ड के नाम पर पड़ा। अब हम लोग शब्द दृश्य साधन ऑडियो विजुअल एड्स के बारे में देख लेते हैं। इंद्रियों के प्रयोग के आधार पर शब्द दृश्य सामग्री को निम्नलिखित 3 भागों में विभक्त किया जा सकता है। ये में है श्रव, एक में है श्रव, सेकेंड में आया दृश्य सामग्री और थर्ड में शब्द दृश्य सामग्री। तो श्रव सामग्री के अंतर्गत ऑडियो के अंतर्गत जो है रेडियो, लिंगाफोन, टेप रिकॉर्डर और ग्रामोफोन आ जाएगा। फिर दृश्य सामग्री के अंतर्गत देखेंगे तो वास्तविक वस्तुएं, चार्ट, चित्र, नमूने, रेखाचित्र, मानचित्र, ग्लोब, माइक्रोस्कोप, श्यामपट्ट, ग्राफ, फ्लालेन बोर्ड, बुलेटिन बोर्ड, फ्लैश कार्ड, पोस्टर, मैग्नेटिक कार्ड, छायाचित्र, मूक फिल्म इत्यादि आ जाएगा दृश्य सामग्री के अंतर्गत। और उसके बाद श्रव्य दृश्य के अंतर्गत देखेंगे तो समाचार संबंधी फिल्म, वीडियोटेप रिकॉर्ड, ध्वनि से युक्त मुद्रित सामग्री और फिर दूरदर्शन दृश्य श्रव्य सामग्री के अंतर्गत आ जाएगा। इसको एक बार हम लोग रिवीजन भी कर लेते हैं। श्रव्य दृश्य साधन इंद्रियों के प्रयोग के आधार पर श्रव्य दृश्य सामग्री को निम्नलिखित 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है। श्रव्य सामग्री, दृश्य सामग्री और दृश्य श्रव्य सामग्री। तो श्रव्य सामग्री के अंतर्गत रेडियो, लिंगाफोन, टेप रिकॉर्डर और ग्रामोफोन आ जाएगा। फिर दृश्य सामग्री के अंतर्गत तो वास्तविक वस्तुएं, चार्ट, चित्र, नमूने, रेखाचित्र, मानचित्र, ग्लोब, दर्शन, माइक्रोस्कोप, श्यामपट्ट, ग्राफ, फ्लालेन बोर्ड, बुलेटिन बोर्ड, फ्लैश कार्ड, पोस्टर, मैग्नेटिक कार्ड, छायाचित्र, मूक फिल्म इत्यादि आ जाएगा। फिर शब्द दृश्य सामग्री के अंतर्गत देखेंगे तो इसमें समाचार संबंधी फिल्म, वीडियो टेप रिकॉर्ड, ध्वनि से युक्त मुद्रित सामग्री और दूरदर्शन। अब हम लोग इससे संबंधित कुछ क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है लिंगाफोन और टेप रिकॉर्ड किस प्रकार का शिक्षण सहायक सामग्री है? ए में है श्रव्य, बी में है दृश्य और सी में है श्रव्य दृश्य और डी में है ए और बी दोनों। बताना है कौन सा ऑप्शन राइट होगा। क्वेश्चन में कहा जा रहा है लिंगाफोन और टेप रिकॉर्डर जो है किस प्रकार का शिक्षण सहायक सामग्री है? तो ए ऑप्शन राइट होगा, श्रव्य सामग्री है। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है ग्राफ, माइक्रोस्कोप और मानचित्र किस प्रकार का शिक्षण सहायक सामग्री है? श्रव्य दृश्य, श्रव्य दृश्य, डी में है ए और बी दोनों। बताना है कौन सा ऑप्शन राइट होगा। तो इसमें तो इसका बी ऑप्शन राइट होगा, दृश्य सामग्री। ग्राफ, माइक्रोस्कोप और मानचित्र जो है वह दृश्य सामग्री होगा। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। इसमें कहा जा रहा है दूरदर्शन और वीडियो टेप किस प्रकार का शिक्षण सहायक सामग्री है? श्रव्य दृश्य, श्रव्य दृश्य और डी में है ए और बी दोनों। बताना है कौन सा ऑप्शन राइट होगा। तो इसका सी ऑप्शन राइट होगा, श्रव्य और दृश्य दोनों ही तरह का सामग्री है दूरदर्शन और वीडियो टेप। तो इस वीडियो में इतना ही रहेगा, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।